नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल गुजरात जाएंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंजानिया के रक्षा मंत्री डॉक्टर सरगोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। आने वाले दशकों में भारत तंजानिया साझेदारी में और प्रगति पर बल दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि स्नातकों से किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव कर रही है। केंद्र ने आश्वासन अभियान के अंतर्गत 68,000 गांवों में घर घर जाकर तपेदिक की जांच की। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया। फर्जी संस्थानों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली में। एशिया कप क्रिकेट कल से दुबई में शुरू। पहले मैच में श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से और इम्फाल में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद ने चेन्नईयन एफसी को 3-1 से पराजित किया। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी कल शाम अहमदाबाद में साबरमती नदी तट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे और रविवार सुबह भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में भाग लेंगे और बुनकरों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों बुनकर एक साथ चरखा बुनेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री कच्छ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे, जिसमें से एक स्मृतिवन मेमोरियल है जो भुज के पास भुजियो पहाड़ी के ऊपर 2001 के गुजरात भूकंपों के पीड़ितों की याद में बनाया गया स्मारक है। प्रधानमंत्री भुज के कच्छ विश्वविद्यालय में एक जाहिर सभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मारुति सुजुकी द्वारा आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जो भारत में मारुति सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशकों में भी भारत तंजानिया साझेदारी प्रगाढ़ होती रहेगी। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया रक्षा संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और तंजानिया के समान रणनीतिक हित हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमेना लॉरेंस का स्वागत किया। उन्होंने तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर स्टेरगोमेना हैदराबाद भी जाएंगी। वो भारतीय रक्षा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। उनका मेदक में आयुध कारखाने और हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के वित्त उप मंत्री वैली एडमो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में बताया है कि बैठक में 2023 में भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के साथ साथ भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने तथा सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के स्नातकों से कहा है कि वो किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम करें। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है
उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोविड महामारी के दौरान भी कृषि ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। कृषि चाणक्य भवन का उल्लेख करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इस तरह की सुविधाओं से कृषि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री तोमर ने इससे पहले इस भवन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर संस्थान में प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के प्रधान संयोजक आनंद रेड्डी ने कहा कि संस्थान के 100% विद्यार्थियों को नौकरियां मिल रही हैं और उन्हें औसतन 11 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक पैकेज दिए जा रहे हैं। इससे पहले संस्थान के महानिदेशक पी चंद्रशेखर ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप स्थापित करने वाले संस्थान के पूर्व विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर कृषि सचिव मनोज आहूजा भी उपस्थित थे। कृषि मंत्री ने कृषि व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा कोर्स पूरा करने वाले 200 से अधिक विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। आज के दीक्षांत समारोह में 3 बैच के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 3 असाधारण पूर्व विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 8 वर्ष में स्टील की उत्पादन क्षमता 50% बढ़कर 155 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1 दशक पहले जो देश आयातक था वो आज निर्यातक बन गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि खनिज और धातु क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र एमएसएमई से जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतियों में बदलाव सहित सभी उपाय कर रही है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई तथा स्टार्टअप सम्मेलन और एक्सपो को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार ने पिछले 8 वर्ष में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसके बजट में भी काफी वृद्धि की है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए अनूठे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में की गई स्टार्टअप इंडिया पहल से युवाओं के लिए भरपूर अवसरों के द्वार खुल चुके हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आश्वासन अभियान के अंतर्गत 68,000 से अधिक गांवों में 1 करोड़ से अधिक लोगों में तपेदिक की जांच की है। इस अभियान की शुरुआत 174 जनजातीय जिलों में तपेदिक यानी टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में इस वर्ष जनवरी में की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव नवलजीत कपूर ने
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आश्वासन अभियान जनजातीय नेताओं, जनजातीय चिकित्सकों, पंचायत सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं सहित 2 लाख प्रभावशाली व्यक्तियों को एक साथ लाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में श्री आजाद ने कहा कि उन्होंने भारी मन से कांग्रेस के साथ 5 दशक पुराने अपने रिश्ते तोड़ने का फैसला किया है। श्री आजाद ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को भारत जोड़ो अभियान से पहले पार्टी जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी है। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्वाचन आयोग से उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने के संबंध में किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। इससे पहले आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी थी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री श्री सोरेन के लाभ के पद पर रहते हुए 2021 में खनन मंत्री के रूप में स्वयं ही खनन पट्टे आवंटन करने की शिकायत की थी। ये मामला निर्वाचन आयोग को जांच के लिए भेजा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय जाएगा। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी सलाह मांगी है। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्वाचन आयोग से उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस वर्ष फरवरी के महीने में राज्यपाल रमेश बैस से संपर्क कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में अपने नाम पर पत्थर खनन पट्टा प्राप्त करने की शिकायत करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का स्पष्ट उल्लंघन नजर आ रहा है। भाजपा सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। राज्यपाल रमेश बैस ने तब संविधान के तहत चुनाव आयोग से सलाह मांगी थी। चुनाव आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर अपनी राय राजभवन को भेज दी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। राज्य में बदले राजनैतिक परिदृश्य में विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था। सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने का अनुरोध किया। इसके बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों की आज समीक्षा की। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार ने इस दौरान पिछले वर्ष चलाए गए अभियान की ही तरह केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत मंत्रालयों, विभागों और उनसे संबंधित कार्यालयों के अलावा इनके दिल्ली से बाहर के कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर अभियान की सफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ने को कहा है। उन्होंने सभी सचिवों को सुझाव दिया कि वे अपने अपने मंत्रालय से संबद्ध कार्यालयों और संगठनों को विशेष अभियान के सुचारू संचालन के लिए निर्देश दें। सरकार ने होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने तथा शीर्ष स्तर के संस्थानों के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य के अलावा आयुष को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। नरेला का ये संस्थान राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता का सहयोगी संस्थान है। ये उत्तर भारत में स्थापित अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसे 287 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और ये होम्योपैथी में अनुसंधान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में काम करेगा।
आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजा पारा, महेंद्र भाई कालू भाई, दिल्ली से सांसद हंसराज हंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट हवाई अड्डे से देहरादून और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सेवा को शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश में चलाई जा रही हेली सेवाएं हवाई संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और इससे लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हवाई संपर्क का और विस्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल गुजरात जाएंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंजानिया के रक्षा मंत्री डॉक्टर स्टरगोमेना लॉरेंस-टेक्स के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। आने वाले दशकों में भारत तंजानिया साझेदारी में और प्रगति पर बल दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि स्नातकों से किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव कर रही है। केंद्र ने आश्वासन अभियान के अंतर्गत 68,000 गांवों में घर घर जाकर तपेदिक की जांच की। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। फर्जी संस्थानों की सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली में। एशिया कप क्रिकेट कल से दुबई में शुरू। पहले मैच में श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से और इम्फाल में ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद ने चेन्नई एफसी को 3-1 से हरा दिया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम समय का होगा। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने आज से मुकदमों की सुनवाई की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ई समिति मुकदमों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए विशेष मंच की शुरुआत करने के प्रस्ताव पर काम कर रही थी। न्यायपालिका में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग करने में ई कोर्ट एक महत्वाकांक्षी योजना है। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त सौगात के वायदे के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सौगात देने के वायदे करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति मतदाताओं के पास है। मतदाता ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह के मामले में 2013 के निर्णय पर पुनर्विचार की याचिका पर 3 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज कर दी है। ये मामला 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप से जुड़ा था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने ये फैसला सुनाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। एक पत्र में आयोग ने कहा है कि 21 संस्थान बगैर किसी मान्यता के मनमाने ढंग से चलाए जा रहे हैं। आयोग ने कहा कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों में से सर्वाधिक 8 दिल्ली में हैं, जबकि 3 उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। शेष 10 फर्जी विश्वविद्यालय कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में सक्रिय हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 28 अगस्त FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज नई दिल्ली पहुंचे। वे 3 साल बाद दिल्ली आए हैं। लद्दाख बौद्ध परिसंघ और लद्दाख गोम्पा परिसंघ के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के निमंत्रण पर कुछ अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए वे 40 दिन लद्दाख प्रवास पर थे। श्री दलाई लामा लद्दाख प्रवास के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के उपासना स्थलों पर गए। अंजुमन मोइन उल इस्लाम, अंजुमन इम्मिया और लद्दाख ईसाई संगठन ने अपने समुदायों के साथ चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उनके सम्मान में कल धार्मिक संगठनों ने भोज का भी आयोजन किया। अपने प्रवचनों में दलाई लामा ने लद्दाख में सांप्रदायिक सद्भाव पर बल देते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जीवन शैली में करुणा का भाव विकसित करने की आवश्यकता बताई। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कल से शुरू होने जा रही है। सुनिए इसी पर एक रिपोर्ट। नंबर 1 मेरा इंडिया, जीतना है अब इंडिया। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद कल से संयुक्त अरब अमारात में एशिया कप क्रिकेट का आगाज हो रहा है। दुबई में कल पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 3 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग की टीम है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। पूरे टूर्नामेंट में 13 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों को रविवार का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी दिन टीम इंडिया का पहला मैच चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। 1984 में शुरू हुए एशिया कप का अब तक 14 बार आयोजन हो चुका है। सबसे ज्यादा 7 बार भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की है। वहीं श्रीलंका 5 बार चैंपियन बनने में सफल हुआ है। इस साल एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है, क्योंकि इस साल T20 विश्व कप भी होना है। एशिया कप के सबसे सफल खिलाड़ियों की बात करें तो श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 25 मैचों में 1220 रन बनाए हैं। वहीं श्रीलंका के ही लसिथ मलिंगा सिर्फ 14 मैचों में 29 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। आकाशवाणी से एशिया कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो सहित अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। आनंद श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार। पड़ोसियों में जागी है देखो जीत की उमंग, आगे तिरंगा दिखाएंगे हैं हम न किसी से कम। नंबर 1 मेरा इंडिया। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया के दूसरे नंबर की जोड़ी जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराया और इसके साथ ये जोड़ी विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुष डबल्स में पदक पक्का करने वाली पहली जोड़ी बन गई है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से देश भर के नागरिकों तथा को सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की गाथा प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें भारत को कूटनीति और सैन्य कौशल के बल पर विजय मिली थी। आजाद भारत की बात
आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की कहानी लेकर आए हैं। इस युद्ध को भारत की कूटनीति, रणनीति और सैन्य कौशल से जीता गया था। वर्ष 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पाकिस्तान की सैन्य सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दशकों के अत्याचारों और अधीनता को समाप्त करने के लिए भारत की सटीक सैन्य योजना और सैन्य कार्रवाई की एक गाथा है। युद्ध से तबाह हुए लाखों बंगाली नागरिकों की दुर्दशा ने दुनिया भर में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी थी। भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों को पर्याप्त राजनयिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा में तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत सरकार के रुख का पूर्ण समर्थन किया था। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई ये न कहे कि मैं भावनाओं को उभारना चाहता हूँ। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों में जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें, मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में ये भाव भरना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ठीक तरह से करिए, मोर्चे पर खड़े रहिए। जवान सीमा के मोर्चे की चिंता करेंगे और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे। किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे। और अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करेंगे। 3 दिसंबर 1971 को भारत इस युद्ध में उस समय शामिल हुआ था जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत में बिना उकसावे के हवाई हमले किए थे। इसके बाद 2 मोर्चों पर भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना द्वारा वर्चस्व हासिल करने और भारतीय सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सैनिकों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। It was heartwarming to watch General Manekshaw, the Chief of Army Staff, bring a word of cheer to his wounded Jawans who have just returned from Chamb and are now in a military hospital in New Delhi. ठीक है, कौन सी यूनिट है तेरी? फोर जाट। चम में लड़ाई किया, बहुत दुश्मन को मारा, शाबाश, जल्दी जल्दी तगड़ा हो जा, फिर मौका मिलूगा। कहाँ का रहने वाला तू? मेरठ का। शाबाश। क्या हो गया? गोली लग गया? कितनी? मुझे तो पहले 9 लगी थी, मैं भी देख तगड़ा हो गया, चीफ बन गया, तू भी बन जाएगा। शाबाश। आकाशवाणी ने 12 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आकाशवाणी ने पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण सहित इस युद्ध की हर घटना को कवर किया था। ये कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल तथा न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। डूरंड कप फुटबॉल में इम्फाल में आज हैदराबाद ने चेन्नई FC को 3-1 से हराया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज खेले गए एक अन्य मैच में जमशेदपुर ने गोवा FC को 1-0 से पराजित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल गुजरात जाएंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंजानिया की रक्षा मंत्री डॉक्टर एस्टर गोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि स्नातकों से किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव कर रही है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित कल भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की
प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।